वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संविधान संशोधनों की चर्चा आज हम करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसमें कुछ लोग ये भ्रम में पड़ जाते हैं कि एक से लेकर अंत तक हमें जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं वो सभी देखने हैं। ऐसा नहीं है, आप उतना नहीं याद रख सकते हैं, ये गारंटी है। कोई बहुत ज़्यादा 4-5 साल से अगर पढ़ रहा है और लगातार उसे रट रहा है तो भी उसे बहुत अच्छी तरह से सब नहीं याद रह सकता। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो उसके दिमाग से स्किप कर जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप पहचानिए कि किन संशोधनों को बार बार पूछा गया है या आयोग का दृष्टिकोण कैसा है, मतलब वो किस तरह के संशोधनों या किस तरह की चीज़ों में रुचि रखता है। तो इसके लिए हमने प्रश्नों का एक एनालिसिस किया था एकदम शुरुआत में, तो शुरुआती वीडियो इसीलिए देख लीजिएगा। पिछले लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बैकग्राउंड हमने बनाया है, उसके बाद उसी क्रम में आगे चले। तो यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को देखेंगे, सभी को नहीं। सबसे पहले आप पहले वाले को देखिए, शुरुआती देखना आवश्यक होता है। तो पहला जो संशोधन हुआ था वो संविधान लागू होने के ठीक अगले ही वर्ष हो गया था, यानी 1951 में। तुरंत ही इस जो अधिकार था संविधान के अंतर्गत संशोधन का। अच्छा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, संविधान में संशोधन की जो विधि है, प्रावधान है, वो हमने कौन से देश के संविधान से सीखा है? ये आपके लिए एकदम सरल सा प्रश्न है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है कहा जाता है, ठीक है। तो बताइएगा, फिर फिलहाल इसमें देख लीजिए। और पहला जो संशोधन होता है वो 1951, आपको बताया समय। इसमें होता क्या है, कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए 9वीं अनुसूची को पेश किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, कुछ कानून जो थे उनको न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा जाता है, ठीक है। उस समय यही उचित समझा जाता है और इसी के लिए 9वीं अनुसूची सामने आती है। इसके बाद नंबर आता है आपका 7वां संशोधन का। बीच के जो 6 हैं 5 हैं वो हमने छोड़ दिए, पहला देखा उसके बाद डायरेक्टली 7वां, यानी 6 बीच के गायब कर दिए, उनकी कोई ऐसी बड़ी आवश्यकता नहीं। 7वां संशोधन होता है 1956 में। भाषाई आधार पर पुनर्गठित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत, समझ रहे हैं ना, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात होती है, किया भी जाता है, और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो शुरू होते हैं। 42वां संशोधन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1976। देखिए 42-44 ये दोनों ही संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो 42वें संशोधन में कई सारी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रस्तावना में कुछ नए शब्दों का समावेश। जो हमारी मूल प्रस्तावना है उसमें ये शब्द नहीं पाए जाते, ठीक है। पूछा जा सकता है कि जो मूल प्रस्तावना है जो कि संविधान के साथ साथ थी, उसमें किन शब्दों को हम नहीं देख पाते, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नीचे 4 विकल्प होंगे, उसमें से आपको पहचानना होगा। फिलहाल आप देखें, यहाँ दिया हुआ है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए और मौलिक कर्तव्य जो है उन्हें निर्धारित किया जाता है। समाजवादी शब्द और समाजवादी विचारधारा से ही प्रेरित मौलिक कर्तव्य भी हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप देखते हैं ना, वो भी संविधान मतलब मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, बाद में जोड़े गए हैं, ये पीछे चर्चा हो चुकी है। तो वो भी समाजवादी विचारधारा से ही प्रेरित है। रूस का जो संविधान है वहाँ से हमने सीखा है, तो वो सारी बातें अलग हैं। फिलहाल यहाँ जो संशोधन में होता है वो सब हम एक साथ देख रहे हैं। इसके बाद 44वां, इसमें भी बड़ा परिवर्तन होता है। संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया जाता है और अब ये एक वैधानिक अधिकार की हैसियत से देखा जाता है, ठीक। तो संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार हुआ करता था, तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी संख्या होती थी 7, ठीक है। ये टोटल 7 होते थे, लेकिन अभी ये बचे हुए हैं 6। 52वां संशोधन होता है और ये समय है 1985 का। देखिए इसमें समय भी अनिवार्य रूप से, और सबका समय नहीं भी याद रख पाते हैं, तो देखिए 42वें का याद रखिए, 44वें का, ऐसे ही नीचे कुछ और इम्पॉर्टेंट है। हालांकि सलाह तो यही है कि जितने कम से कम महत्वपूर्ण संशोधन यहाँ पर दिए हुए हैं लिस्ट के अंदर हैं, उनका समय क्रम और साथ में उनके अंदर क्या है ये पता होना चाहिए, और इतना आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 52वां संशोधन जो है इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है और इसे आप देख रहे हैं कि ये दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जानी जाती है। संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसी को कहा जाता है दल बदल निरोधक कानून। और वर्ष 1985 में जो 52वां संशोधन आप यहाँ देख रहे हैं, समय भी देख रहे हैं, उसी में इसे पारित किया गया था, मतलब संशोधन किया ही इसीलिए गया था। इसके बाद सीधे सीधे हम लोग 61वें संशोधन पे आ जाएंगे, और यहाँ तो आप जानते ही हैं, समय इसका याद रखिएगा 1989 का है, ज़्यादा पीछे की बात नहीं है संविधान के इतिहास के लिहाज से। और मत देने की जो उम्र है वो 21 साल पहले हुआ करती थी, लेकिन इस संशोधन के बाद वो घटकर 18 हो जाती है। यानी जो अभी वर्तमान की स्थिति है उसमें हम 18 साल के हो जाएं अगर, तो मताधिकार के लिए काबिल हो जाते हैं, फिर अपना वोटर लिस्ट में नाम वाम शामिल हो गया
और चले गए वोट देने के लिए। लेकिन पहले क्या होता था, 21 का होना आवश्यक होता था। लेकिन संविधान ने और संविधान को बनाने वाले तो कब का चले गए, यहाँ बाद की बात हो रही है। जो बाद में राजनीतिज्ञ लोग थे उन्हें महसूस हुआ कि वयस्क होने की या परिपक्व होने की जो अवस्था है वो असल में 18 ही है, तो 21 तक उसे बेवजह खींचना ये सही नहीं, तो 18 किया गया। अब इसके बाद 73वां और 74वां संशोधन, ये दोनों का समय एक ही है, 1992। पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था वो इस संशोधन के माध्यम से की गई। 86वां संशोधन होता है 2002 में, और इसमें बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, उनकी जो आयु का वर्ग है वो 6 से लेकर 14 साल का है, ठीक है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। इसके बाद सीधे सीधे आप 101वें संशोधन पर आइए, और आप जानते हैं कि ये संशोधन किससे संबंधित है, जीएसटी से। वस्तु और सेवा कर जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे उसमें से अधिकतम को एक साथ मिलाकर एकीकरण किया गया और एक टैक्स के रूप में उसे नाम दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक, तो ये 101वां संशोधन होता है। ये संशोधन होता है 2016 में और जीएसटी लागू होता है जुलाई 2017 में। तो ये सारी व्यवस्था है। इसके बाद 103वां भी महत्वपूर्ण है, ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाला है, और ये भी काफ़ी मज़ेदार और अच्छा संशोधन है। हालांकि इसका दुरुपयोग आज के समय में ज़्यादा हो रहा है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कोई भी जिसका मन कर रहा है वही खिला पिलाकर लेखपाल और जो तमाम अधिकारी हैं उनको बनवा ले रहा है, और वो वास्तव में उसका पात्र नहीं है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का उद्देश्य बड़ा ही सार्थक है। पहले के समय में जो व्यवस्था संविधान में की गई है उसके आधार पर जाति आधारित आरक्षण आप देखते हैं, है ना। लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण उन सामान्य वर्ग के गरीबों को राहत देने वाला था जिनके पास संसाधन नहीं है, जो सच में गरीब हैं तो सामान्य वर्ग के, तो उन्हें कोई आरक्षण मिल नहीं रहा है, और ऊपर से गरीबी जो है वो घेरे हुए है, तो उनके पास फिर मर मिटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है, बहुत ही विषम परिस्थिति होती है। तो उनको सपोर्ट देने के लिए इसको लाया गया था, लेकिन इसका दुरुपयोग करते हैं अमीर लोग, वही इसे बनवाकर और उसका फ़ायदा उठाएंगे, नौकरियों में आरक्षण लेंगे और तमाम चीज़ें। तो ये सब बातें 2019 का ये है, और 103वां संशोधन आप देख रहे हैं। इसमें देखिए एक चीज़, संशोधन कहाँ पर किया गया। संशोधन किया गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में। ये दोनों ही जो अनुच्छेद हैं ये मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं, और वहाँ पर संशोधन होता है। संशोधन के माध्यम से 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 जो है ये शामिल होता है संविधान में, और इसी में ये प्रावधान किया जाता है। मतलब कुछ हटाया नहीं गया, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी हटाया नहीं गया है, सिर्फ जोड़ा गया है। और ज़्यादातर जो संविधान संशोधन आप देखते हैं उसमें परिवर्तन कम ही किया गया है, जो यथावत था उसको वैसे ही रखा गया है ज़्यादातर में, कुछ को छोड़कर, और कुछ नई चीज़ें जोड़ दी गई। तो यहाँ ये 2 नए अनुच्छेद जुड़ जाते हैं ताकि अनारक्षित वर्ग को आर्थिक रूप से अगर वो पिछड़ा हुआ है तो आरक्षण दिया जा सके, 10% आरक्षण का प्रावधान। ये सारी बातें हमने देख ली। हालांकि स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कोई खास फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इतने लोगों ने सर्टिफिकेट बनवा रखा है कि इसकी कट ऑफ जो है वो जनरल से भी ऊपर जाती है, तो यहाँ पर कोई मामला अच्छा नहीं बनता। हाँ, यूपीएससी वगैरह में मतलब केंद्र स्तर पर अगर देखा जाए तो अभी भी कट ऑफ का भारी अंतर देखा जाता है। तो खैर ये सब बातें तो धरातल की हैं। अब इसके बाद देखें, यहाँ संशोधन फिर से आ गया, और संशोधन अब हम लोग क्रम से देखने वाले हैं। और जहाँ जहाँ ये पीले रंग से बढ़िया पोस्टर रंगाई की गई है ना, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाईलाइट किया गया है ताकि आप उसे देखें। इसी तरह से अंडरलाइन आप करते हैं अपने लेखन कार्य में। तो फिलहाल आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम पहले देंगे। देखिए, महत्वपूर्ण संशोधनों को तो हमने देख ही लिया है। अगर आप पूरा न पढ़ना चाहें, जितने संशोधन अभी हम लोग बताने वाले हैं आगे, तो उसको अगर आप पूरा न देखना चाहें तो कम से कम इतना देख लीजिएगा, पहले से लेकर ये 103वें तक जो चर्चा है ये आपको स्किप नहीं करना है। आगे वाला अगर आप चाहें तो कुछ को स्किप कर सकते हैं। पहले वाले के विषय में हमने देख लिया था, थोड़ा विस्तार से यहाँ पर दिया हुआ है। कहा गया कि संशोधित प्रावधान कौन कौन से हैं कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने वाले राज्यों को बनाने हेतु राज्यों को शक्ति, ये पहली चीज़। और कानून की रक्षा के लिए संपत्ति के अधिग्रहण इत्यादि की व्यवस्था, ये भी। भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर 3 और प्रमुख कारणों से प्रतिबंध की कवायद की गई, जैसे लोक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, किसी अपराध के लिए भड़काना। अभिव्यक्ति का दुरुपयोग ज़्यादा होता है, और आज के समय में तो एकदम बढ़ कर हो रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का इतना बड़ा दुरुपयोग, आप इंटरनेट पे सबसे बड़ा इसका दुरुपयोग देखेंगे। मतलब जो मन आ रहा है, जिसका मन आ रहा है वही बोल के चला जा रहा है और दिखा रहा है। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का ही एक दुष्परिणाम देखने के लिए मिल रहा है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं है, और भी माध्यम है। हालांकि डिजिटल माध्यम जो है ये ज़्यादा जहरीला होता जा रहा है। फिलहाल
ये जितने भी यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं, लोक आदेश है या विदेशी राज्यों के साथ आप फ्रेंडली रिलेशन रख रहे हैं, और कोई अपराध है उसके लिए आप भड़का रहे हैं किसी को, मतलब अपराध करने के लिए भड़का रहे हैं, तो ये सारे मामले जो हैं इन पे प्रतिबंध की आवश्यकता थी, तो वो प्रावधान इसमें किया गया। प्रतिबंधों को तर्क संगत बनाया गया और कहा गया कि ये न्याय योज्य हैं। ठीक है, न्याय योज्य हैं, न कि योग्य हैं, यानी न्याय योजना के अंतर्गत ये आते हैं, इसका मतलब ये है। शब्दों का यहाँ बड़ा महत्व है। अगला जो पॉइंट है वो आपको बता रहा है, यहाँ आप देखें कि यह व्यवस्था कि राज्य ट्रेडिंग और राज्य के द्वारा किसी व्यापार या व्यवसाय राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि यह व्यापार या जो व्यवसाय है, व्यापार है, उसके अधिकार का उल्लंघन करता है। मतलब किसी भी व्यापार को, किसी का भी उद्यम है, उसने अपना स्टार्टअप खड़ा किया है या कोई व्यापार अपना शुरू किया है, तो उसको सिर्फ इस आधार पे आप इल्लीगल नहीं घोषित कर सकते हैं कि वो अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। अधिकार का अगर उल्लंघन कर रहा है तो उसके ऊपर कोई और कार्रवाई हो सकती है, उसे चेतावनी दी जा सकती है, और अंततः अगर नहीं मानता है तब ये संभव हो सकता है। लेकिन तत्काल एकदम से उसे इनवैलिड कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, ये नहीं होता। इसके बाद दूसरा संशोधन है जिसमें कि लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को, यहाँ आप देख रहे हैं, 7,50,000 लोगों से अधिक किया गया। तो ये रंगा गया है, उसे देख लीजिएगा। 9वीं अनुसूची यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया गया। तीसरा वाला जो है, इसमें संसद को खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास, कपास के बीज का क्या होता है, तेल निकलता है, उससे तेल निकलता है, और उसकी जो खली होती है, यानी उसका जो केक होता है, ठीक, उसका भी खाद के तौर पे और तमाम चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो कच्चा कपास, कपास के बीज, कच्चा जूट, इन सब का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण जो है उस पर नियंत्रण स्थापित किया गया, और लोक हित में इसको शक्तिशाली बनाया गया। जनता का हित इसमें था, क्योंकि ये जितने भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, इनको उगाने वाला आम आदमी होता है, किसान होता है, तो उसका हित इसमें जुड़ा हुआ था। क्योंकि इस पर अगर सरकारी नियंत्रण होगा तो इसकी कालाबाजारी या किसानों से सस्ते भाव में खरीद के उनकी ब्लैकमेलिंग इत्यादि नहीं हो सकेगी, किसानों को पूरा फायदा मिलेगा, कहने का मतलब ये। इसके बाद आप देखें नीचे मतलब यहाँ पे चौथा वाला होता है 1955 में, निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की प्रमात्रा को न्यायालय की जांच से बाहर किया गया। इससे पहले न्यायालय की जांच के दायरे में ही आता था। किसी व्यापार को राष्ट्रीयकृत करने के लिए राज्यों को अधिकार दिए गए, और 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और बढ़ा दिए गए। ये काम होता है। आगे क्या हुआ? आगे एक चीज़ और हुई है आपके चौथे संशोधन में, कि जो अनुच्छेद 31 क है, यहाँ पे इसका क्षेत्र बढ़ाया गया। विधियों की व्यावृत्ति से संबंधित ये है, आप जानते ही हैं, तो उसके क्षेत्र में वृद्धि की गई। पांचवा संशोधन होता है 1955 में। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत को देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करे। ये इसमें प्रावधान किया गया, और ये था आपका पांचवा संशोधन, जो कि 1955 का है। इसके बाद छठवां संशोधन है, और छठवां संशोधन होता है 1956 में, ठीक अगले ही वर्ष। केंद्रीय सूची में नए विषयों का जुड़ाव, जैसे कि अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य, उसके तहत वस्तुओं की जो खरीद बिक्री इत्यादि होती है और उस पर लगने वाला कर, और इसी संबंध में राज्यों की शक्तियों पर जो पाबंदियां या उन्हें अधिकार दिए गए हैं, उनका पूरा जो विवरण है वो यहाँ पर दिखाया गया, और उस पर पाबंदियां लगाई गई, कुछ पाबंदियों को स्थापित किया गया। तो उससे संबंधित सूचना आपको यहाँ दिखाई दे रही है। सातवां संशोधन होता है, उसमें 4 वर्गों की समाप्ति, जैसे कि यहाँ राज्य से संबंधित भाग क, ख, ग और घ, इसके स्थान पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति, उस समय की स्थिति के हिसाब से। और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों, यहाँ देखें आप, ये बुलेट पॉइंट है यहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार, और 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच में सामूहिक न्यायालय की स्थापना। 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच में जो सामूहिक न्यायालय होते थे ना, वो दोनों ही राज्यों से संबंधित जो उलझा हुआ मामला होता था, उसको सुलझाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। तो पर्पस भी साथ में आपको पता होना चाहिए। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था की गई 7वें संशोधन में, और समय है इसका 1956 का। 8वां 1960 में होता है, ठीक 4 साल बाद। बीच में शांति रहती है, संविधान को ज़्यादा छेड़ा छाड़ा नहीं जाता है ठीक है। तो यहाँ 8वां वाला होता है, और इसमें क्या होता है, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण की व्यवस्था जो की गई थी, पहले से ही थी, उसमें विस्तार किया जाता है। आवश्यकता महसूस की जाती है कि जितनी है वो काफ़ी सीमित है, तो उसको और बढ़ाना चाहिए। और आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि की लोकसभा और विधानसभाओं में 10 वर्ष के लिए बढ़ोतरी की गई। ये 1970 तक का था, मतलब रेंज रखा गया था कि वहाँ तक के लिए। इसके बाद 9वां संशोधन, अब भारत पाकिस्तान समझौता जो 1958 वाला हुआ था, उसके हिसाब से पाकिस्तान को बेरूबारी संघ, पश्चिम बंगाल में स्थित है ये, तो इसके भारतीय राज्य क्षेत्र का समर्पण,
ये इसमें प्रावधान था। और अब आप देख रहे हैं 10वां। तो 10वां संशोधन अधिनियम 1961 का है। भारत पाकिस्तान समझौते के ठीक नीचे यहाँ पे आप देखिएगा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया, उससे पहले ये नहीं जुड़ा था। 11वां संशोधन होता है 1961 में ही। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की व्यवस्था थी, संसद के दोनों सदनों की, उसकी बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है। और राष्ट्रपति हो अथवा उपराष्ट्रपति, इनके निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये एक अच्छी व्यवस्था इसमें की जाती है। फिर होता है 12वां, और गोवा दमन दीव भारतीय संघ में शामिल होते हैं। 13वें में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलता है, विशेष उपबंध इसके लिए किया जाता है। और 14वां जो है ये भी 1962, ध्यान दीजिएगा यहाँ 12वां, 13वां, 14वां ये तीनों ही संशोधन 1962 में हुए थे, तीनों का समय एक ही। तो 13वां हुआ था नागालैंड वाला, और 14वें में पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल होता है। साथ में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाती। 15वां संशोधन होता है अगले वर्ष यानी 1963 में, और उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ राज्यों के बाहर भी दायर करने का अधिकार, मतलब रिट दायर करने का अधिकार इत्यादि, वो सब यहाँ पर दिखाई देता है। साथ में यदि इसका कारण उसके क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ हो तभी वो ऐसा कर सकता है। क्षेत्राधिकार में रहेगा तभी वो कुछ कर सकता है, ये तो सीधी बात है। अगर उसके अधिकार क्षेत्र से ही बाहर है तो वो कोई रिट नहीं जारी कर सकता है, ये पक्की चीज़ है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है उसको 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया, ये पूछा जा सकता है। और साथ में एक चीज़ और है कि उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति की व्यवस्था भी। साथ में एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण पर न्यायाधीशों को क्षतिपूरक भत्तों का भुगतान किया जाएगा, ये भी एक व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था, ये भी हम यहाँ पर देखते हैं। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र के निर्धारण हेतु प्रक्रिया की व्यवस्था, ठीक है, ये भी एक प्रावधान। साथ में अब देखिए आप 16वें संशोधन को, जो कि 1963 का है। राज्यों को वाक अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के हितों में संगम बनाने के अधिकारों पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई। प्रतिबंध लगाने की शक्ति पहले से ही थी, लेकिन उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। यानी कुल मिलाकर यहाँ जो राज्य हैं उन्हें और शक्तिशाली बनाया गया इस मामले में। साथ साथ कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, विधानमंडल के सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ, प्रतिज्ञान के प्रारूप में संप्रभुता और अखंडता को शामिल किया गया। ये दोनों शब्द जो हैं ये जुड़ जाते हैं, यहाँ आप इन्हें ध्यान दीजिएगा। 17वां होता है 1964 में ही, और यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भूमि अधिग्रहण जो है वो प्रतिबंधित मान लिया जाता है। ये प्रावधान किया गया था इस संशोधन में। और साथ में 9वीं अनुसूची में 44 और अधिनियमों को जोड़ दिया जाता है, थोड़ी और ये बड़ी हो जाती। 18वां संशोधन होता है 1966 में। इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि संसद को राज्य निर्माण का अधिकार है, मतलब संसद चाहे तो राज्य बना सकती है। और इसमें यह चीज़ भी बहुत क्लियर कही गई थी कि 2 राज्यों को जोड़ने और पृथक करने का अधिकार भी संसद के पास है। राज्यों को बनाएगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि देश से बाहर कोई राज्य का गठन हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि राज्य तो पहले से ही है। तो अब जो मौजूदा राज्य हैं उन्हीं की स्थिति में फेरबदल होगा, या तो 2 छोटे राज्यों को या 2 अस्त व्यस्त राज्य हैं उनको एकीकृत करके एक बना दिया जाए, ठीक, और नहीं तो फिर उन्हें अलग अलग कर दिया जाए, जैसे बहुत सारे राज्य अलग हुए हैं। और इसे आप देखते भी हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। एकीकरण भी हुआ है, जैसे दादरा नगर हवेली दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर एक कर दिया गया सबको। तो ये एकीकरण और पृथककरण की जो शक्ति है ये भी संसद के पास है और उसके पास ये अधिकार होता है। अब इसके बाद 19वां संशोधन आप देख रहे हैं, जो कि 1966 का ही है। ये लगातार 1966 में ही चलेगा। 18वां, 19वां, 20वां तीनों ही 1966 के हैं। तो यहाँ आप 19वें को देखिए। निर्वाचन अधिकरणों की व्यवस्था को समाप्त किया गया और उच्च न्यायालयों को निर्वाचन याचिका पर सुनवाई की शक्ति प्रदान की गई, ये मामला है। और 20वां संशोधन आप देखिए कुछ यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता, जिनको कि उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित किया था, आप देखें। फिर 21वां संशोधन, ये भाषाओं से संबंधित है, 1967 का है। और सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया जाता है। पूछा गया था, इसे हाईलाइट किया गया है। असम में से एक अलग स्वायत्त राज्य जो है उसको अलग कर दिया जाता है और इसका नाम रखा जाता है मेघालय। मेघालय बेसिकली असम में से ही निकला हुआ है,
ठीक है। और इसके लिए संविधान में 22वां संशोधन किया गया था और इसका समय था 1969 यानी 1969। 23वें संशोधन को देखिएगा जो कि यहाँ पर आपकी राह देख रहा है और ये भी 1969 का ही है। 69 माने 69। अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम के अभ्यर्थी यहाँ पर देख रहे हैं, ये मुझे मालूम है। मालूम इसलिए है क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं कि सिर्फ हिंदी भाषा में दिया जा रहा है, अंग्रेजी में भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजी में नहीं आएगा, बस थोड़ा सा विलंब है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ जो 23वां आप देख रहे हैं ना, ये दिख रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति और भारतीय मतलब आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को लोकसभा और विधानसभा में इनके प्रतिनिधित्व की और अतिरिक्त 10 वर्ष के लिए बढ़ोतरी के संबंध में प्रावधान किया गया और ये समय है 1980 तक का। पीछे हमने 1970 वाला देखा था टाइम, तो वैसे ही यहाँ रेंज रखी गई। 24वां संशोधन ये कहता है, ये 1971 का था, कि संसद को ये अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वो मूल अधिकार ही क्यों न हो, ध्यान से देखिएगा, चाहे वह मूल अधिकार ही क्यों न हो, उसमें संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार एक ऐसी मुसीबत की जड़ है सरकार और प्रशासनिक तंत्र के लिए ना। यहाँ मुसीबत की जड़ शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है वो समझाया जा रहा है। ये ऐसी गले की हड्डी बन जाते हैं ना, क्योंकि ये नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करते हैं और नागरिकों के हकों का जब संरक्षण होगा, नागरिकों को पूरे अधिकार दिए जाएंगे, जो उनका जीवन जीने का अधिकार है, जो उनके व्यक्तिगत अधिकार हैं वो उनके पास होंगे, तो निश्चित तौर पर जो शासन करने वाले तंत्र होंगे उनको समस्या होगी। भले ही वो जनता के सेवक हैं, लेकिन शासन जमाना और अधिकार जमाना ये उनकी प्रवृत्ति है, उनकी फितरत होती है। आप देखते हैं ना, कोई बड़ा अधिकारी कैसे रौब झाड़ता है, नेता लोग कैसे एकदम गर्दन ऊंची करके चलते हैं, तो उन लोगों को अपनी अकड़ दिखाने में, अपना रुतबा झाड़ने में और अपना ऑर्डर चलाने में दिक्कत होगी जब जनता के पास अच्छे खासे अधिकार होंगे। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये राज्यों को नियंत्रण में रखते हैं, केंद्र को अंकुश में रखते हैं। मतलब कोई भी ऐसे उठकर नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। तो ये जो 24वां संशोधन था, इसमें ये बहुत बड़ी बात कही गई कि संसद के पास ये राइट है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में, माने मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। तब इसका मतलब क्या हुआ, संसद चाहे तो मूल अधिकारों में अपने हिसाब से फेरबदल कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है, अभी पूरा सच हम आगे देखेंगे। इसके बाद 25वां संशोधन। अच्छा, एक चीज़ इसमें रह गई, राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी बहुत ज़रूरी है। ये कोई खास बात नहीं है। राष्ट्रपति जो है वो एक तरह से अपने देश में स्वतंत्र नहीं होता है। हम लोग कहते हैं कि देश का सर्वोच्च नागरिक है, पहला नागरिक है और तीनों सेनाओं का वो सुप्रीम होता है, तमाम चीज़ें, महामहिम की उपाधि, हालांकि कुछ लोगों ने उसे लेने से इनकार कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति की जो असली हैसियत है वो बहुत ठीक ठाक नहीं है अपने देश में। शक्ति नहीं है राष्ट्रपति के पास, बहुत मामूली शक्तियाँ हैं। असली शक्ति जो सत्ताधारी दल है उसके नेता के अंदर होती है, यानी प्रधानमंत्री में होती है, वही सर्वे सर्वा होता है। और सत्ता पक्ष जो होता है वही राष्ट्रपति का निर्धारण भी करता है। मतलब कौन राष्ट्रपति बनेगा वो कमोबेश उसी की मर्जी पर निर्भर करता है। तो यही सारा मामला है। फिलहाल राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक की जो मंजूरी है उसको दी जाना जरूरी है। अब 25वां होता है। जो 25वां संशोधन है उसमें संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती कर ली जाती है। साथ में एक बात और बताई गई कि जो अनुच्छेद 39 ख या ग है उसमें वर्णित निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 के द्वारा जो अभिनिश्चित अधिकार हैं उनके उल्लंघन के आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। मतलब क्या ही इसका हुआ कि जो यहाँ नीति निदेशक तत्व हैं या निदेशक तत्व हैं उनको प्रभावी करने के लिए अगर कोई विधि बनाई जाती है तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उसका आधार आप क्या नहीं बना सकते हैं वो आगे दिया है कि आर्टिकल नंबर 14, 19 और 31 इसके द्वारा जो अधिकार हैं उनका यदि उल्लंघन हो रहा है तो उसको आप आधार बना के इन्हें चैलेंज नहीं कर सकते। निदेशक तत्व जो हैं वो राज्य के हक में आते हैं, राज्य इन पर कानून बना के इन्हें लागू करवा सकता है, तो आप इन्हें चैलेंज नहीं कर सकते कुछ संविधान के अनुच्छेदों का सहारा लेकर। इसके बाद है 26वां और 26वें संशोधन में, ये 1971 में ही हुआ था। लगातार 24, 25, 26 आप देख रहे हैं, 1971 समय वही है। तो 26वां संशोधन जो है इसमें प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति। कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज़ और आपसे जाननी है, प्रीवी पर्स का मतलब क्या होता है? ये कैसा पर्स है? इसमें कैसे क्रेडिट कार्ड रखे जाते हैं? वास्तव में ये कोई पर्स है या क्या चीज़ है, बताइए। मतलब आप राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो कुछ शब्दों से आपका परिचय होना अनिवार्य है, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो अगला वाला जो वीडियो है उसमें इसका आंसर दिया जाएगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा हम नहीं बना सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट बनेंगे। अगले वाले पार्ट में हम जितने भी संशोधन हैं उन्हें आगे पूरा करने का प्रयास करेंगे। पूरा हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। हम परीक्षा तक आपके साथ हैं, बस आपको पढ़ते रहना है, लगातार पढ़ते रहना है,
तब तक के लिए नमस्कार।